नमस्कार। पिछले पाठ में हमने दरों की अनुसूची या एसओआर के बारे में चर्चा की थी। इस पाठ में हम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एनआरएम और अभिसरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आइए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एनआरएम के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, मिट्टी, पौधों और जानवरों आदि के उपयोग को नियंत्रित करना है। उनके पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य पहलुओं पर विचार करना है जो वर्तमान पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हमारे ग्रह पर प्राकृतिक संसाधन मानव हस्तक्षेप के बिना ही उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोणों में शामिल हैं। राज्य की संपत्ति राज्य या सरकार के पास स्वामित्व और व्यक्तियों को उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, भोगाधिकार के रूप में। निजी संपत्ति स्वामित्व विशेष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत परिवार के पास होता है। सार्वजनिक संपत्ति किसी बस्ती या टोले या गांव के साथ स्वामित्व शासन या तो समुदाय के बुजुर्गों जैसी पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से या ग्राम पंचायत जैसी औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार का होता है। वन संसाधन प्रबंधन वन उपज तक पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसमें गैर लकड़ी वन उत्पाद एनटीएफपी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। आमतौर पर वन विभागों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जल संसाधन प्रबंधन विभिन्न संरचनाओं, छोटे तालाब, लघु सिंचाई टैंक, चेक डैम, बांध आदि और संस्थाओं, वाटरशेड प्रबंधन समितियों और जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से संरक्षण, पुनर्भरण और भंडारण और उपयोग, सिंचाई और जल निकासी के रूप में पहुंच को नियंत्रित करता है। खनिज संसाधन प्रबंधन विभिन्न खनिजों वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अयस्कों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। भूमि संसाधन प्रबंधन भूमि के वितरण, भूमि के विकास, परती से खेती योग्य भूमि, मिट्टी और बायोमास के संरक्षण और खेती के लिए भूमि के उपयोग को नियंत्रित करता है। ऊर्जा संसाधन प्रबंधन विभिन्न नवीकरणीय सौर, पवन आदि और गैर नवीकरणीय तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से एनआरएम का संचालन किस प्रकार किया जाता है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार अकुशल ग्रामीण आबादी को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है और ऐसा करते समय उत्पादक और टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाना है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन परिसंपत्तियों का उद्देश्य भूमि, जल, वृक्षारोपण आदि जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढ़ाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है। आइए अब हम उन 4 प्राकृतिक संसाधनों की जांच करें जिनका प्रबंधन मुख्य रूप से महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों के माध्यम से किया जाता है। वे हैं मृदा एवं नमी संरक्षण तथा बंजर भूमि विकास कार्य के माध्यम से भूमि, भूजल पुनर्भरण, जल संचयन एवं सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देकर जल उपलब्ध कराना, सड़क पर वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, सीमा वृक्षारोपण, बागवानी, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती को बढ़ावा देने और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और एनआरएलएम के साथ अभिसरण के माध्यम से वृक्षारोपण संबंधी कार्य, चारा के कुंड, पशु शेड, बकरी शेड आदि जैसे प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से पशुधन संवर्धन, एनआरएम और गैर एनआरएम से संबंधित परिसंपत्तियों की पहचान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुमेय कार्यों की सूची का संदर्भ लिया जाना है। महात्मा गांधी नरेगा की योजना और कार्यान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों वाला वार्षिक मास्टर परिपत्र हर वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें सूची में किसी भी जोड़डाच संशोधन की सूची तथा कार्यान्वयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। अब हम परिसंपत्तियों की मंजूरी की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सृजन के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों की योजना श्रम बजट प्रक्रिया के दौरान बनाई जाती है, जिसमें कार्यों की सूची के साथ साथ रोजगार की अनुमानित मांग का भी सृजन किया जाता है। कार्यों की सूची में
वे अनुमोदित कार्य शामिल हैं जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना है तथा इसमें लाभार्थियों की मांग के आधार पर परिसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणियां भी शामिल हैं। अक्सर श्रेणी बी परिसंपत्तियों के मामले में ऐसे व्यक्तिगत परिवार जिनके पास सक्रिय जॉब कार्ड है, अर्थात जॉब कार्ड में पंजीकृत परिवार के सदस्यों में से कम एक सदस्य ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम एक दिन के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्य में काम किया है, वे परिसंपत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनकी भेद्यता मानदंडों के आधार पर उन्हें परिसंपत्ति के आवंटन में वरीयता दी जा सकती है। जहां तक अन्य श्रेणियों की परिसंपत्तियों का प्रश्न है, ग्रामीण या लाभार्थी समूह क्रमशः श्रेणी ए, डी और श्रेणी ऐसी परिसंपत्तियों के लिए ग्राम सभा की तैयारी के लिए विशेष रूप से बुलाई गई ग्राम सभा में इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए अब देखें कि एक ग्राम रोजगार सहायक के रूप में आप परिवारों को संपत्ति चयन में कैसे मदद कर सकते हैं। ग्राम रोजगार सहायक महात्मा गांधी नरेगा गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को संगठित करने में सहायता करता है। अधिनियम के अनुसार कोई भी पंजीकृत श्रमिक महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम के लिए जीआरएस सहित महात्मा गांधी नरेगा पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिए श्रमिकों के अनुरोध के आधार पर उन्हें संगठित करना भी जीआरएस का काम है। इसके अलावा जीआरएस व्यक्तिगत घरेलू लाभार्थियों को अधिनियम के अनुसार उनकी हकदारियों के बारे में जागरूक करके तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उस गांव की परिसंपत्तियों की उपलब्धता के बारे में बताकर उनके लिए परिसंपत्तियों की मंजूरी की सुविधा भी प्रदान करता है। इस पाठ में हमने एनआरएम के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने एनआरएम के विभिन्न दृष्टिकोण, एनआरएम के प्रकार, परिसंपत्तियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया, परिसंपत्ति चयन में जीआरएस की भूमिका देखी। धन्यवाद।